वेलकम बैक फ्रेंड्स, एसएलडी में आपका स्वागत है। आज हमारा जो अध्याय है, हमने इसके पहले वाले वीडियो में हमने बनाया था क्लास 12 का फिजिक्स का भौतिक विज्ञान का चैप्टर, जिसमें हमने पार्ट 1 दिया और लास्ट में हमने आपको पढ़ाया समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या, जो कि विषम के लिए बताया था कि अगर विषम आ जाए तो उस स्थिति में विषम ही जो रहेगा वह आंसर रहेगा। मतलब विषम संख्याएं अगर रहेंगी तो समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या विषम ही रहेगी, वही उसका आंसर होगा। आज हम देखेंगे सम के लिए। बाय द वे मान लीजिए कि n बराबर थीटा बटा 360 हो, ठीक, थीटा या n बराबर 360 बटा थीटा हो, तो उस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे कि हमारा आंसर क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, उस स्थिति में समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या के लिए क्या करेंगे। देखिएगा, जब सम आए आपका काटने पर, तब n बराबर हमारा फार्मूला होता है 360 बटे थीटा, n बराबर 360 बटे थीटा। अगर बाय द वे मान लीजिए कि यह सम आ गया दोस्तों, तो सम अगर आ रहा है थीटा, n बराबर 360 बटे थीटा, अगर काटने पर हमारी जो संख्या है वो सम आ रही है, तो हम क्या करेंगे कि इसमें से -1 घटा देंगे। कितना घटाएंगे दोस्तों? -1 घटा देंगे। जैसे में एक एग्जांपल हम आपको बताते हैं। मान लीजिए कि यह दो समतल दर्पण हैं, एक M1 है और एक M2 है। ये दो प्रकार के समतल दर्पण हैं। जैसे आप जाते हैं बाल जब बनवाने, तो आपको आगे और पीछे दोनों दर्पण लगे हुए होते हैं, शीशे दोनों आपको देखने को मिलते हैं। तो मान लीजिए कि जो दर्पण है वो काटने पर आपका सम आए और सम में से हमने बताया कि -1 कर दीजिए, तो बनने वाले टोटल प्रतिबिंबों की संख्या आपको मिल जाएगी। जैसे मान लीजिए कि हम n बराबर 360 बटे थीटा के जगह पर मान लीजिए कि इनके बीच का कोण यह थीटा है, या मान लीजिए कि आ गया आपका 30 अंश। कितना है दोस्तों? 30 अंश आ गया, राइट है। इनके बीच में जो बनने वाले कोण है वो 30 अंश है। तो जहाँ आपका चूँकि यह थीटा की वैल्यू होती है, इसलिए n बराबर जब आप रखेंगे थीटा की जगह पर 30 अंश, तो कटेगा, देखिए क्या आएगा, 0 से 0 कट गया, और 36 को अगर 3 से काटेंगे तो बोलो यह संख्या कैसी आएगी? 36 हो गया, एक बार में यह कटा 3 से 3, और 3 दूना 6, 12 कट गया। तो 12 आपका आंसर नहीं होगा। हमने क्या बोला है नियम में, किसमें से -1 कम कर दीजिए, तो 12 में से घटाएंगे, आ गया कितना? 11। तो टोटल प्रतिबिंबों की संख्या कितनी आ गई? 11 आ गई। या कब के लिए है दोस्तों? जब थीटा का मान 360 या n का मान 360 बटे थीटा हो, संख्या सम हो। सम 12 है, सम दोस्तों है, इसलिए इसमें से एक क्या कर देंगे? कम कर देंगे, तो वही आपका क्या होगा? प्रतिबिंबों की संख्या टोटल निकल जाएगी। तो 11 हो गया उसका आंसर। आइए आगे पढ़ते हैं। गोली दर्पण, हमने आपको बताया था दर्पण दो प्रकार के होते हैं, गोली दर्पण और समतल दर्पण। तो समतल दर्पण आपका यह फिनिश है, ठीक। अब आगे आपको लेकर चलते हैं गोली दर्पण पर कि गोली दर्पण क्या है, गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। आइए चर्चा करते हैं गोली दर्पण पर। चलिए दिखाते हैं आपको गोली दर्पण क्या होता है। गोली दर्पण, देखिए गोली दर्पण चूंकि यह शब्द ही है गोला, गोली दर्पण जो कि खोखला होता है। मान लीजिए कि यह एक गोला है, ठीक। गोली दर्पण है, कोई गोला है, वह कांच का टुकड़ा है। मान कर चलिए कि यह गोला है, एक खोखला है, लेकिन कांच का टुकड़ा है। खोखला का मतलब इसके इर्द गिर्द अभी हम दे सकते हैं, यह गोला है, खोखला है, ठीक। अब देखिए क्या होता है, अगर मैं इसमें से कहीं भी किसी जगह से भी इसको काट दूं, मान लीजिए कि मैंने यहीं से इसको काट दिया, ठीक है दोस्तों, यहाँ से मैंने इसको काट दिया। आप चाहे तो बीच से भी काट सकते हैं, चाहे इधर से भी काट सकते हैं। हमने मान लिया कि यहाँ से कट गया। अब देखिए क्या करेंगे इसके बाद,
जब यह कटेगा तो यह दोस्तों इसको काट कर हम निकाल लेंगे। काट कर निकालेंगे तो यह दो प्रकार से निकलेगा। कितने प्रकार से दोस्तों निकलेगा? दो प्रकार से। आप इसको निकाल लीजिए। एक हमने निकाल लिया इस तरह से, राइट। फिर एक इसको आपने यहाँ भी निकाल लिया। इसका कारण बताएंगे क्यों मैं यहाँ पर निकाल रहा हूँ। यहाँ भी इसको निकाल लिया काट कर, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यह दो चीज़ इसमें हम लोग बनाएंगे, पॉलिश करेंगे। और पॉलिश किधर होगी और किधर चिकना होगा सतह, क्योंकि दर्पण होने के लिए अभी यह दर्पण नहीं है। अभी यह दोस्तों दर्पण नहीं है, क्योंकि दर्पण की खासियत होती है कि एक तरफ कालिक होना चाहिए। अभी यह आर पार दोनों में आप देख सकते हैं, इसके आर पार दोनों तरफ दिखाई देगा। तो हम क्या करेंगे कि एक तरफ हमें कालिक करनी पड़ेगी, तो एक तरफ हम लोग क्या कर देंगे? कालिक कर देंगे। मान लीजिए कि इसके तरफ मैंने क्या कर दिया? कालिक कर दिया। अब यह दर्पण का रूप हो जाएगा। अब यह क्या हो गया दोस्तों? दर्पण बन गया, ठीक। हमने इधर कालिक किया है तो यह कालिक हो गया, यह सतह ऊपर वाला जो हो गया कालिक हो गया। लेकिन इधर हमने कालिक नहीं किया है तो यह चिकना है। कैसा है दोस्तों? चिकना है, ठीक। यह सतह कैसा है? चिकना है। और इस चिकने सतह को ही कहा जाता है परावर्तक सतह। यह कई बार आएगा, इसको ध्यान दीजिएगा। इसको कहते हैं दोस्तों परावर्तक सतह, राइट। क्या नाम देते हैं? परावर्तक सतह। जो सतह चिकनी होती है उसे परावर्तक सतह कहते हैं, अर्थात इसी सतह पर होकर प्रकाश जो है कि टकराएगा। अब दूसरा हमने क्या किया कि इसी को चेंज किया, और दूसरे वाली स्थिति में हमने क्या किया कि जो धसा हुआ इस पर हमने उभरे हुए भाग पर कालिक किया है। अब यह है धसा हुआ है, धसानुमा आपको दिख रहा है। अब इस भाग पर हम कालिक करने जा रहे हैं, ध्यान समझिएगा। इस भाग पर मैंने दोस्तों क्या कर दिया? कालिक कर दिया। अब आप सोच कर यह बताइए कि कौन सा भाग चिकना हमको दिखाई दिया? ऊपर वाला जो कि उभरा हुआ है दोस्तों, यह उभरा हुआ भाग है। यह आप देख सकते हैं कि यह चिकना सतह दिखाई दे रहा है। तो यह क्या हो जाएगा दोस्तों? चिकना हो गया। और इस चिकने भाग को ही हमने क्या बोला? क्या कहोगे उसे? परावर्तक सतह कहोगे। तो हमने इसका नाम दे दिया दोस्तों क्या? परावर्तक सतह। क्या नाम दिया दोस्तों? परावर्तक सतह नाम दिया। अब परावर्तक सतह पर ही प्रकाश की किरण क्या होगी? मतलब प्रकाश की जो किरण है वह परावर्तक सतह पर ही टकरा कर वापस जाएगी। अब देखिए ध्यान से कि जो भाग जिस पर कालिक की गई है, जो भरा हुआ है और जिसकी परावर्तक सतह धसी है, उस दर्पण को हम कहेंगे कौन सा दर्पण दोस्तों? कौन सा दर्पण कहेंगे हम उसे? हम कहेंगे उसे अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण, राइट। कौन सा दर्पण दोस्तों? अवतल दर्पण। मतलब अवतल दर्पण की परिभाषा क्या हुई कि जिस दर्पण की परावर्तक सतह धसी होती है उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। अब इसमें देखिएगा कि चिकना सतह अर्थात परावर्तक सतह उभरी है, तो इसकी क्या परिभाषा बनी? तो यह कौन सा दर्पण हो गया? उत्तल दर्पण हुआ दोस्तों। क्या हुआ? उत्तल दर्पण। अर्थात जिस दर्पण की परावर्तक सतह उभरी होती है, उठी होती है, उस दर्पण को दोस्तों कहते हैं कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण, ठीक। फिर से एक बार बता दे रहे हैं कि जिस दर्पण की परावर्तक सतह धसी होती है, अंदर की तरफ होती है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं, तथा जिस दर्पण की परावर्तक सतह उभरी होती है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। अर्थात कुल मिलाकर हमारा जो गोली दर्पण है दोस्तों, जो यह गोली है, यह जो गोली दर्पण है, गोलीय दर्पण, आपको याद है कि समतल दर्पण और गोली दर्पण हमने बताया था कि दर्पण दो प्रकार के होते हैं, गोली और समतल। तो गोली समतल दर्पण खत्म कर लिया है हमने और गोली दर्पण आपको पढ़ा रहा हूँ। तो गोली दर्पण के प्रकार कितने होंगे? यह दो होंगे। पहला होगा हमारा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण कौन सा दोस्तों? अवतल दर्पण। और दूसरा कौन सा होगा? उत्तल दर्पण। कौन सा होगा दोस्तों? उत्तल दर्पण, ठीक है। पहला होगा अवतल दर्पण और दूसरा होगा दोस्तों उत्तल दर्पण। तो दर्पण, गोली दर्पण कितने प्रकार हुए? दो, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। आइए थोड़ा इसके बारे में, इसके भाग बताते हैं कि जो अवतल और उत्तल दर्पण के जो भाग हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है। इनमें क्या क्या चीज़ें समाहित होती हैं। तो आपको अब इतना पता हो गया कि यह
एक खोखले गोले का ही भाग होते हैं। और ये याद रखना दोस्तों, यह पॉइंट क्या है, सी है, इसको केंद्र कहते हैं, सेंटर कहते हैं। तो जाहिर सी बात है इनका, अगर हम इसमें चेक करें सेंटर, तो ये इधर ही कहीं ना कहीं होगा सेंटर इसका भी सेंटर दोस्तों कहीं ना कहीं इधर ही होगा, ये याद रखिएगा। अभी इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, थोड़ा ध्यान समझिएगा। आइए लेकर चलते हैं आपको आगे। चलिए ध्यान से देखिएगा, गोली दर्पण और उत्तल दर्पण, जो गोली दर्पण के भाग थे वो दो हमने बताया, उत्तल और अवतल। अब देखिएगा ध्यान से, चलिए अब नेक्स्ट है या अवतल दर्पण या गोली दर्पण के भाग, या हम आपको दे रहे हैं अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण के भाग। वो कौन से पार्ट हैं उनके बारे में आपको बता रहे हैं, ठीक। चलिए देखिए, पहला भाग होता है दोस्तों, पहला भाग है हमारा, पहला भाग है वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र है जिसे कर्वेचर कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या कहते हैं दोस्तों, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या कहते हैं दोस्तों, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं, ध्यान दीजिएगा, सी से प्रदर्शित करते हैं। जैसे में देखिएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक, वक्रता केंद्र, ये हमने बना दिया एक दर्पण, जो कि अवतल दर्पण आपको दिख रहा है, जिसकी परावर्तक सतह धसी है। चूंकि यह सेंटर कहीं ना कहीं, हमने एक वृत्त जैसा आपको बताया था कि यह बीच में है, तो यह वृत्त से ही कटा हुआ भाग है, तो जायज़ सी बात है दोस्तों, कहाँ रहेगा, मान लीजिए कि सेंटर हमारा यही रहेगा। तो वक्रता केंद्र का, जिस गोले से दर्पण या निकले हुए होते हैं उसके केंद्र को हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र, जिसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, सी से प्रदर्शित करते हैं। तो आपने इसकी परिभाषा देखा कि वक्रता केंद्र, इसको क्या कहते हैं दोस्तों, वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र। जिस खोखले गोले से या जिस खोखले गोले के केंद्र के भाग होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। एक यह जो पॉइंट है जहाँ पर यह काट रही है रेखा, इसको कहते हैं पी। क्या कहते हैं दोस्तों, पी, जिसे हिंदी में कहा जाता है, इंग्लिश में पोल कहते हैं और हिंदी में क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, ठीक। इंग्लिश में पोल कहते हैं, पी से पोल, और हिंदी में क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। अब इनका एक बीच का पॉइंट होता है सी और पी के बीच का पॉइंट, जिसे हम दोस्तों कहते हैं एफ। क्या कहते हैं, एफ कहते हैं, ठीक। इसे हम फोकस कहते हैं, ठीक। क्या कहते हैं, फोकस। यह पी और सी का क्या होता है, मध्य पॉइंट, मिडिल पॉइंट होता है, इसे हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं, ठीक है, फोकस कहते हैं। तो एक और पॉइंट है, इस रेखा को, जो यह रेखा इस तरह से गुजर रही है, इस रेखा को दोस्तों हम लोग नाम देते हैं मुख्य अक्ष। ये पॉइंट आपको याद रखना है, इसको क्या कहते हैं दोस्तों, मुख्य अक्ष कहते हैं। तो हमने क्या बताया, एक बार और बता दे रहे हैं कि जिस खोखले गोले का ये भाग होते हैं उसके केंद्र को हम सी कहते हैं, और जो मुख्य अक्ष की रेखा है जहाँ पर एक दूसरे को दर्पण को काट रही है उसको हम पोल कहते हैं, और पी और सी के बीच की दूरी को, जिसका मिड पॉइंट है, उस मिड पॉइंट को दोस्तों फोकस करते हैं। इतना बात आपको क्लियर है, और इसको वक्रता केंद्र कहते हैं। एक बात और बता दे रहे हैं इसमें कि यहाँ पर यम और यन नाम के दो द्वारक होते हैं। द्वारक का मतलब किवाड़ होता है, एक प्रकार से किवाड़, ठीक है, एक प्रकार से किवाड़ होता है, एक प्रकार से किवाड़ होता है। अब देखिएगा, जैसे मान लीजिए दोस्तों कि यहाँ से यहाँ तक है, इसी को कहते हैं द्वारक। क्या कहते हैं दोस्तों, द्वारक बोला जाता है इसको। क्या बोलते हैं, द्वारक, ठीक है, राइट।
ये यम और यन, यहाँ से यहाँ तक आप देख रहे होंगे, इसको क्या कहते हैं, यम यन मतलब द्वारक। इसका अर्थ क्या होता है कि इतने ही, जितना यह भाग है इतने ही प्रकाश की मात्रा इसमें से होकर गुजरेगी। अब चाहो आप इतना, तो ये तो बाहर निकल कर चली जाएगी। मतलब जितना यह भाग बड़ा होता है द्वारक, उतने ही प्रकाश की मात्रा इसके अंदर से प्रवेश होकर जाती है। तो आपको यह पता हो कि यम और यन को हम क्या कहते हैं, दर्पण का द्वारक कहते हैं। इसका खासियत क्या होता है कि प्रकाश की मात्रा जितना द्वारक बड़ा होता है, उतने ही प्रकाश की मात्रा को दर्पण जो है दर्पण की सतह पर पड़ेगा, और वही उतना ही प्रकाश की मात्रा दर्पण से क्या होगी, परावर्तित होगी। दर्पण से टकराने के बाद उतने ही मात्रा परावर्तित होगी। आप चाहो अगर इतने भाग से पूरे निकाले हैं, तो वो भाग वाले क्या होंगे, आर पार चले जाएंगे। मतलब इधर से वो पूरे सीधे चले जाएंगे, दर्पण से टकराएंगे ही नहीं। तो इतनी ही मात्रा दर्पण से प्रकाश की टकराएगी, जो कि वही परावर्तित होगी। चलिए आइए आगे लेकर चलते हैं। तो इतनी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। एक बात और बताते हैं इसमें कि सी से लेकर जो पी की दूरी है, सी से लेकर पी की दूरी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे आर से दूरी यह है, सी से लेकर पी के बीच की दूरी को हम कहते हैं वक्रता त्रिज्या, जिसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। और दोस्तों एफ से लेकर जो पी के बीच की दूरी है, एफ से और पी के बीच की जो दूरी है, इसको कहते हैं दोस्तों क्या, फोकस दूरी। क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। किससे, स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। फोकस दूरी को स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं, जबकि यह जो इंडिकेट है यहाँ पर, फोकस को हमने इंडिकेट किया, इसको बिग वाले मतलब कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो दूरी को, फोकस दूरी को एफ से, जिसकी परिभाषा क्या हुई कि ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, और ध्रुव से केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। ठीक है, वक्रता त्रिज्या कहते हैं दोस्तों। आर को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इतने पॉइंट हमने आपको बताया, और ये आप माइंड में आप बैठाए रहेंगे अपने। चलिए आगे चलते हैं। आगे ये सब है उत्तल दर्पण या उत्तल दर्पण के भाग। जैसे अवतल में हुआ, उसी तरह उत्तल में भी होगा दोस्तों। यही सब पॉइंट मिलेंगे। चलिए आइए बताते हैं आपको इसके विषय में। यह हुआ अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण के भाग के बारे में हमने आपको बताया। अब आगे हम बताएंगे कि अवतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब रचना, कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब रचना किस प्रकार से होती है, क्या उसके नियम है, ये सब हम आपको अब आगे बता रहे हैं। अवतल दर्पण या प्रतिबिंब दर्पण में नियम, अवतल दर्पण में प्रकाश के प्रतिबिंब के नियम। प्रतिबिंब रचना के नियम, प्रतिबिंब रचना के नियम में आप कैसे जो है कि सीखेंगे। ध्यान दीजिएगा, प्रतिबिंब रचना में प्रतिबिंब रचना में देखिएगा ध्यान से कैसे आप इसको करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि यह आपका अवतल दर्पण है। ठीक है, कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण, राइट। यह हमारा अवतल दर्पण है, यह है हमारा फोकस, ठीक। यह है हमारा एफ, और यह हमारा है सी है, राइट है। ध्यान समझना, एफ है और यह सी है, ठीक है। चलिए, प्रकाश की किरण आई अनंत से, कहाँ से आ रही है, अनंत से, और जो ही प्रकाश की किरण इस दर्पण से टकराएगी और यह एफ के रास्ते से निकल जाएगी। पहला यह नियम है कि अगर प्रकाश की किरण जो है कि अवतल दर्पण से टकराएगी तो वह फोकस से होकर निकल जाएगी, यह नियम है। हमने इसको ऐसे बना दिया, राइट है। तो पहला है कि नियम क्या है कि यदि प्रकाश की किरण अनंत से आती है और दर्पण से टकराती है तो वह दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर निकल जाती है, पहला नियम है। तो आप नोट करना इसको कि यदि प्रकाश की किरण अनंत से आती है तो वह दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर निकल जाती है, आप नोट करते जाइएगा।
दूसरा नियम देने जा रहे हैं कि मान लीजिए कि यह हमारा दर्पण है, थोड़ा और बढ़िया से बना देते हैं इसको। यह हमारा दर्पण है, अवतल में ही बात कर रहे हैं हमेशा। यह है हमारा F और यह है हमारा C और यह है P। कि अगर मान लीजिए कि प्रकाश की किरण यह जा रही है वक्रता केंद्र से, दूसरी खासियत बता रहे हैं कि वक्रता केंद्र से होकर गुजरी प्रकाश की किरण, तो वह दर्पण से टकराने के बाद वक्रता केंद्र के रास्ते ही वापस चली जाएगी। क्यों चली जाएगी? क्योंकि यह केंद्र है, केंद्र से होकर जा रही है, तो यह यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या होगी। और आपने वृत्त में पढ़ा होगा कि कभी भी त्रिज्या परिधि पर क्या होती है? लंबवत होती है। इसलिए यह इसी रास्ते से गुजरेगी और इसी रास्ते से वापस चली जाएगी। ध्यान दीजिएगा, इसी रास्ते से वापस होकर चलेगी। तो दूसरा नियम यह हुआ हमारा कि यदि प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी तो वक्रता केंद्र के रास्ते ही वापस चली जाएगी। अब ध्यान से समझिएगा। तीसरा नियम बताने जा रहे हैं आपको कि मान लीजिए कि यह आपका अवतल दर्पण है, ठीक है दोस्तों। यह मुख्य अक्ष है, यह आपका P है, यह आपका F है और यह आपका C। इसे आप नोट करते जाइएगा। और मान लीजिए कि प्रकाश की किरण F से होकर जा रही है। कहाँ से होकर दोस्तों? F से। इसका जस्ट उल्टा होगा। अगर वह मान लीजिए कि F के रास्ते से होकर जा रहा है तो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगा? समानांतर हो जाएगा। अर्थात कहने की बात यह है कि यदि कोई किरण फोकस से होकर निकलती है दोस्तों, तो वह जो है कि दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है? समानांतर चली जाती है। क्लियर है इतना? तो यह है आपके 3 प्रतिबिंब रचना के नियम। इन 3 नियम से आप प्रतिबिंब को क्या करेंगे? खींचेंगे। 3 नियमों से आप दोस्तों प्रतिबिंब की रचना करेंगे। और आपको यह याद होना चाहिए कि प्रतिबिंब बनाने के लिए 2 रेखाओं का या 2 प्रकाश की किरणों का आवश्यक होना जरूरी है। अगर 2 प्रकाश की किरणें नहीं रहेंगी तो कभी भी प्रकाश या रचना के नियम आप नहीं बना सकते हैं। 2 होना आवश्यक है। 2 से अधिक होगा तो भी चलेगा, लेकिन 2 से कम नहीं होना चाहिए। प्रकाश कम से कम 2 किरणों का आवश्यक होना प्रतिबिंब रचना के नियम में यही है कि 2 जो एक ही प्रकाश किरणों का होना आवश्यक है, ज़रूरी है। चलिए आइए आपको बताते हैं पहले अवतल दर्पण में कि कितने प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, उसके बाद उत्तल दर्पण की बात करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए ध्यान से, चलिए आपको बताते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, आपको बताते हैं कि अवतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब, कि अवतल दर्पण में कितने प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का बनना। चलिए देखिए, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, कितने प्रकार से अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनते हैं, कितने होते हैं, वो ध्यान दीजिएगा। आपको एक ट्रिक्स दे रहे हैं, इस ट्रिक्स से आप याद रखे रहेंगे हमेशा, ट्रिक्स, ठीक है। और वह ट्रिक्स होगी क्या, एक मैं यहाँ पर लिखूँगा, उसको आप कंठस्थ करिएगा, बहुत आसान है। जैसे एक फाइल मैं आपको तैयार करा दे रहा हूँ। क्रमांक यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, क्रमांक राइट, यह क्रमांक हो गया दोस्तों। अब ध्यान दीजिएगा, क्रमांक के बाद वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थिति क्या है दोस्तों, वस्तु की स्थिति। उसके बाद प्रतिबिंब की स्थिति, यह ध्यान दीजिएगा, चार्ट बहुत आसान है। उसके बाद प्रतिबिंब की स्थिति हो गया,
उसके बाद आपको बताएंगे आकृति, या फिर यह कर लो आकृति दे रहे हैं, आकृति, और उसके बाद प्रकृति, प्रकृति, ठीक है। आकृति या वो बता देंगे कि कहाँ कैसे होगा। एक है आकृति है, उसके बाद क्या है दोस्तों, प्रकृति है। इसको थोड़ा और भी बढ़िया, ठीक है। चलिए देखिएगा, क्रमांक में नंबर 1 है। अवतल दर्पण में कुल टोटल प्रतिबिंब जो बनेंगे दोस्तों वह 6 प्रकार के बनते हैं। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के बनते हैं। ध्यान समझिएगा कौन कौन से हैं। पहला है हमारा कि प्रकाश किरण कहाँ से आए? अनंत से आए। तो पहला हम लिखेंगे क्या? नंबर 1 क्रमांक में है कि वस्तु की स्थिति, हम वस्तु को कहाँ रख रहे हैं? अनंत पर रख रहे हैं। तो अनंत पर पहले स्थिति हमने लिख दिया इसमें अनंत, ठीक है दोस्तों, अनंत लिख दिया कि वस्तु कहाँ है हमारी, पहले अनंत है। दूसरा हम कहाँ रखेंगे? अनंत और वक्रता केंद्र, मतलब पहले सी आता है उसके बाद एफ आता है, तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। तो लिखेंगे अनंत व वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र के बीच। आप ऐसे भी दे सकते हैं, इसको अनंत कहते हैं और यह सी, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। तीसरी जो पॉइंट है वह देखिएगा। तीसरी पॉइंट होगी दोस्तों, पहला हो गया अनंत, दूसरा हो गया अनंत व वक्रता केंद्र के बीच। अब धीरे धीरे कहाँ पर आएंगे हम लोग? सी पर आएंगे, मतलब वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर, अर्थात कहाँ पर? सी पर आएंगे, ठीक। तीसरी खासियत, चौथी खासियत देखिएगा। अब सी पर हो गया, अब याद रखिएगा सी और एफ के बीच में आएंगे हम लोग, सी और एफ के बीच में, मतलब वक्रता केंद्र, वस्तु को यह रख रहे हैं, वस्तु की स्थिति हम रख रहे हैं, वक्रता केंद्र और एफ मतलब फोकस के बीच वस्तु को रख रहे हैं, फोकस के बीच। याद रखिएगा सी और एफ के बीच, ठीक। इतने से याद रखिएगा, सी और एफ के बीच हो गया। पांचवी कंडीशन है हमारी दोस्तों, पांचवा कहाँ रखेंगे? इसको ऐसे कर दे रहे हैं। पांचवा सी और एफ हो गया, पांचवा होगा जाहिर सी बात है फोकस पर। कहाँ होगा? फोकस पर, जिसे हम एफ कहते हैं, एफ पर, राइट। और लास्ट वाला जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, इसको हम ऐसे चिन्हित कर रहे हैं या स्टार टाइप ऐसे कर दे रहे हैं, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। देखिएगा, छठवां लास्ट नंबर है हमारा, फोकस पर हो गया या फोकस व ध्रुव के बीच, फोकस व ध्रुव के बीच, मतलब एफ और पी। कहाँ रखेंगे हम? एफ और पी के बीच में रखेंगे, मतलब एफ और पी के बीच में वस्तु को रखेंगे। पहला है दोस्तों अनंत पर, वस्तु की स्थिति कहाँ रखेंगे? अनंत। दूसरी कंडीशन में है अनंत व वक्रता केंद्र के बीच। तीसरी है वक्रता केंद्र पर सी पर रखेंगे। चौथी है वक्रता केंद्र और फोकस एफ के, फोकस के बीच, और सी और एफ इसको कहते हैं। पाँचवीं है फोकस एफ पर, और छठवीं नंबर है फोकस व ध्रुव के बीच में, एफ और पी के बीच में रखेंगे। अब प्रतिबिंब की स्थिति में आप क्या करिएगा, यहाँ से यहाँ तक जो 5 है यहीं से इसको पलट दीजिए, ठीक है। मतलब पाँचवा वाला पहले नंबर पर आ जाएगा और लास्ट वाला जो 1 है वह लास्ट में सबसे गिर जाएगा। मतलब यहाँ से पाँचवें वाले से स्टार्ट करिए, ऐसे लिखते चले जाइए, तुरंत आ जाएगा। ध्यान समझिएगा, पहला अनंत पर बन रहा है ना, तो अनंत पर जब वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर। देखिए ये फोकस है ना, जस्ट इसी का मैं उल्टा कर रहा हूँ। कहाँ पर होगा? फोकस पर। क्या लिखेंगे दोस्तों? फोकस पर, जिसे हम एफ कहते हैं, एफ पर हो जाएगा प्रतिबिंब। अब दूसरा है अनंत वक्रता केंद्र के बीच में जब रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? तो देखिए जस्ट इसका उलट दे रहा हूँ, तो इस वाले में आ जाएगा कहाँ? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। तो ये इसके सामने लिखेंगे वक्रता केंद्र व फोकस और फोकस के बीच, फोकस के बीच, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, मतलब सी और एफ के बीच, ठीक है। जस्ट इसी का उल्टा। अब देखिए वक्रता केंद्र पर है तो इसका तो उल्टा कोई नहीं होगा, सीधे इसी को लिख देंगे दोस्तों।
वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर, यही बनेगा, वक्रता केंद्र पर बनेगा। लास्ट है आपका वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में जब वस्तु को रखेंगे तो अब इसकी बारी है, तो इसके सामने इसको रख दो। अनंत प्रतिबिंब की स्थिति बता रहे हैं, अनंत व वक्रता केंद्र के बीच, देखिए जस्ट इसी को लिख रहा हूँ मैं, वक्रता केंद्र के बीच, मतलब अनंत का सिंबल यह है और सी के बीच में रख दिया। अब लास्ट है फोकस पर जब रखेंगे तो वह कहाँ पर जाएगा, अनंत पर जाएगा। मतलब अगर वस्तु को कहाँ रखा जाए, फोकस पर रखा जाए, वस्तु को अगर हम फोकस पर रखें तो बनने वाला जो इसका प्रतिबिंब है वह कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। ठीक है दोस्तों, अनंत पर, अनंत, राइट। अगर वस्तु को कहाँ रखा जाए, फोकस पर, तो वक्रता के जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा दोस्तों, अनंत पर बनेगा। लास्ट टॉपिक अभी छोड़ रहे हैं, अभी हम बता रहे हैं इसकी आकृति के बारे में और प्रकृति के बारे में बता रहे हैं। ठीक, जब फोकस पर रखेंगे दोस्तों तो जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक, अनंत पर, चूंकि वस्तु को पहले तो हम अनंत पर रख रहे हैं, उसके बाद वह फोकस पर बनेगा तो वह पहले बिंदु आकार का होगा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा छोटा, बिंदु आकार का नाम दे दे रहे हैं, बिंदु आकार। कैसा होगा दोस्तों आकृति उसकी, बिंदु आकार, मतलब बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा। ठीक, अब जस्ट अनंत व वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे तो जो प्रतिबिंब बनेगा हमारा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा, मतलब बिंदु के आकार से थोड़ा सा क्या रहेगा, बड़ा रहेगा, लेकिन वस्तु से क्या रहेगा, थोड़ा छोटा रहेगा। तो लिखेंगे वस्तु से छोटा, वस्तु से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, वस्तु से छोटा। चलिए नेक्स्ट है वक्रता केंद्र पर है, तो वस्तु या जो प्रतिबिंब बनेगा वह केंद्र पर बनेगा। तो जाहिर सी बात है दोनों सेम दिख रहे हैं तो हम क्या कहेंगे, बराबर, मतलब वस्तु के बराबर। जो प्रतिबिंब बनेगा दोस्तों, जो आकृति होगी वह वस्तु के क्या होगी, बराबर ही बनेगी, राइट, वस्तु के बराबर। और वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में जब रखेंगे तो अनंत वक्रता केंद्र के बीच है तो क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। क्या बनेगा, वस्तु से बड़ा ही बनेगा। ठीक है, और जब फोकस पर रखेंगे तो वह बहुत बड़ा बनेगा। क्या बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, राइट है दोस्तों, बहुत क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। अभी छठवां कंडीशन है, फोकस ध्रुव के बीच में जब रखेंगे तो वो बता रहे हैं हम। इन सभी में दोस्तों जो प्राकृतिक होती है वह वास्तविक होती है, और सभी में, इन सभी में जो 5 तक हैं, इन सभी में दोस्तों, इन 5 में जो आप बनाओगे वास्तविक बनेगा, जो प्रतिबिंब हमारा बनेगा वह वास्तविक बनेगा। ठीक, और उल्टा बनेगा। क्या बनेगा, उल्टा। वास्तविक और उल्टा, एक कंडीशन जो छठवीं वाली होती है उसी में आभासी और सीधा बन जाता है। तो इसमें याद आप रखेंगे कि इन 5 लोगों में जो प्रतिबिंब बनता है, पहले इसको आप याद रखिएगा, आकृति पहले बिंदु आकार, फिर उस वस्तु से जो है कि छोटा रहेगा, लेकिन इस बिंदु से क्या होगा, प्रतिबिंब बड़ा ही रहेगा, वस्तु से तो छोटा होगा ही, फिर बराबर होगा, फिर बराबर के बाद फिर धीरे धीरे बढ़ रहा है, बड़ा, फिर उससे बहुत बड़ा हो गया। अब सभी कंडीशन में यह आपका ही यही रहेगा, ऐसे ऐसे आपको कर दे रहे हैं ताकि आपको यह पता चले कि यही एक है, वास्तविक और उल्टा। एक कंडीशन लास्ट वाली देखते हैं हम लोग, फोकस पर जब फोकस व ध्रुव के बीच में रखा जाता है तब जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा बनता है, कहाँ बनता है। अब देखिएगा ध्यान से, फोकस व ध्रुव के जब बीच में रखेंगे दोस्तों तो जो प्रतिबिंब बनेगा हमारा, ठीक, वह दर्पण के कहाँ बनेगा, पीछे बनेगा। और इन सब में दर्पण के सामने ही बन रहा था। ठीक, सब में दर्पण के सामने बनेगा, लेकिन अनंत जो या फोकस और ध्रुव के बीच में जब वस्तु को रखेंगे तो वह दर्पण के कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे। दोस्तों क्या बनेगा, दर्पण के पीछे, राइट, दर्पण के पीछे। आकृति इसकी कैसी होगी, बहुत बड़ा ही होगी। क्या होगी दोस्तों, बहुत बड़ा। लेकिन इसमें याद रखिएगा कि वास्तविक ये इसमें उल्टा बना था, जबकि इसमें क्या बनेगा, आभासी सीधा।
जैसी बात है आभासी होगा तो दोस्तों आपको कई बार बताया है, आभासी सिर्फ और सीधा होता है, आभासी और सीधा। तो ये सब पॉइंट आप क्लियर कर लीजिएगा दोस्तों। क्लियर कर लेंगे तो आगे इसके फिगर सहित हम आपको बताएंगे। क्लियर? तो चैनल को आप सब्सक्राइब करिए तथा वीडियो को लाइक करिए ज़्यादा से ज़्यादा। जय हिंद, जय भारत।